गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस चैप्टर 11 वर्क फोर्स एंड एनर्जी जो हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था वहाँ से शुरू करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिसमें हमने बॉइंट फोर्स पढ़ा था। बॉइंट फोर्स जो होता है वो कोई लिक्विड सब्सटेंस अप्लाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पर आपको दिखाया गया है पिक्चर में, कोई भी चीज़ अगर ऊपर से हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं या हम कूदते हैं, जंपिंग करते हैं, वो नीचे आती है। यानी कि जो अर्थ है वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अर्थ पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ दूरी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रुक जाते हैं। जैसे कि इस बच्चे ने यहाँ पर ये बॉल को इसने पुश किया, बॉल ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो बॉल है वो एक जगह पर जाके स्टॉप हो जाती है। तो ये किस वजह से रुकती है? ऐसा होता है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो ये बॉल है, मूविंग बॉल है, इसके बीच में और जो ग्राउंड सरफेस है उसके बीच में एक फोर्स काम करता है जो चीज़ों को रोकने का काम करता है, और इसी फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद हम देखेंगे इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स कौन सा फोर्स होता है? द फोर्स ड्यू टू विच a deformed object is able to regain its original shape is called elastic force। वो फोर्स जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमने शेप चेंज कर दी तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप को ले लेता है। तो उस डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट में जो फोर्स होगा वो होगा इलास्टिक फोर्स। जैसे कि यहाँ पर रबर बैंड को स्ट्रेच किया है तो इस रबर बैंड में जो फोर्स होगा वो इलास्टिक फोर्स होगा, और उसको छोड़ने के बाद ये रबर बैंड ओरिजिनल शेप वापस गेन कर लेगी। इसी तरह से ये स्प्रिंग, इसमें जो फोर्स है वो इलास्टिक फोर्स है, और यहाँ पर भी दूसरा भी जो धनुष में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसको चलाने से पहले, वो भी हमारा इलास्टिक फोर्स है। उसके बाद जो फोर्स की बारी आती है वो होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कौन सा होता है? जब टू मैग्नेट्स के बीच में फोर्स होगा। यहाँ पर N जो है वो नॉर्थ पोल के लिए, S जो है वो साउथ पोल के लिए। हमने दो मैग्नेट्स को यहाँ पर क्लोज लाया, साउथ पोल को साउथ पोल के नज़दीक लेकर आएंगे तो क्या होगा, जो ये हमारा सेम पोल्स हो गए साउथ एंड साउथ, ये दोनों पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि दूर हटेंगे। एक मैग्नेट वहाँ जाएगा, दूसरा उस डायरेक्शन में। अगर हम अपोजिट पोल्स को आमने सामने लाएंगे, जैसे यहाँ पर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो क्या होगा, ये जो दोनों मैग्नेट्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि लाइक पोल्स हमेशा क्या करते हैं, लाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, और अनलाइक पोल्स यानी कि अपोजिट पोल्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसी फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। या फिर एक मैग्नेट जो है वो आयरन नेल्स को या आयरन पिन्स को अपनी तरफ खींचेगा, वो मैग्नेटिक फोर्स होता है। अब हम देखेंगे वर्क क्या होता है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन the force applied on an object is able to move the object to some distance। यानी कि हम तब कहेंगे कि वर्क डन हुआ है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उस अप्लाइड फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, दूरी तय करता है, तो हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने वर्क काम किया है या वर्क डन किया है। जैसे यहाँ पर है, आपको बताना है कि ये जो पिक्चर्स हैं इसमें वर्क डन हुआ है या नहीं। फर्स्ट में मानव इज़ पुशिंग अ वॉल, मानव एक वॉल को पुश कर रहा है। क्या यहाँ पर कोई वर्क डन हुआ है? उसने फोर्स अप्लाई किया है, बट यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं हुआ, क्योंकि वॉल ने अपनी जो पोजीशन है उसमें कोई चेंज नहीं किया, डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए, फलक इज़ पुलिंग अ ट्रॉली, फलक जो है ये ट्रॉली को पुल कर रही है, खींच रही है। तो क्या यहाँ पर वर्क डन हुआ है? यस, यहाँ वर्क डन हुआ है, क्योंकि ट्रॉली ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है। नील इज़ क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, नील जो है वो स्टेयर्स पर चढ़ रहा है। तो क्या यहाँ पर वर्क डन है? यस, यहाँ पर वर्क डन है, नील ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज ऊर्जा इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ऊर्जा जो है वो बैंक के किनारे पर बैठी हुई है, नदी के किनारे पर, रिवर बैंक पर बैठी हुई है। तो क्या यहाँ पर वर्क डन है? नो, यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं है, क्योंकि इसने कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है। उसके बाद बारी आती है एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो है वो
हमारी पावर होती है किसी भी काम को करने के लिए। एनर्जी इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर। जो एनर्जी है वो नेचर में अलग अलग फॉर्म्स में पाई जाती है। अब यहाँ पर हम वन बाय वन देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है हीट एनर्जी, इसमें हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी कौन सी होती है? वो एनर्जी जो फ्लो करती है कहाँ से? हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, उसको हम कहते हैं हीट एनर्जी। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में होती है उसके मूवमेंट की वजह से। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे कि ये कार है, ये मूविंग है, तो इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी भी उस इंस्ट्रूमेंट में होगी जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से चलता है। जैसे यहाँ पर टीवी है, टीवी हमारा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो इसीलिए टेलीविज़न के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। अब है लाइट एनर्जी। लाइट जो है वो एनर्जी होती है जो हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। और जो सन है, टॉर्च है और जो बल्ब है वो एग्जाम्पल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी या लाइट के सोर्सेज के। उसके बाद बारी आती है साउंड एनर्जी की। साउंड एक तरह की एनर्जी होती है जो ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से मिलती है। जब कोई भी चीज़ में से आवाज़ प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उसके अंदर वाइब्रेशंस होते हैं और ये भी एक तरह की एनर्जी होती है। उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस वजह से होती है? पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है that gets stored in the object due to its position और configuration। यानी कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद लास्ट वन है केमिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर होता है, यानी कि वो जिससे बनता है, उस मैटर के अंदर जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। और जो लास्ट वन है पॉइंट आपको मेन ध्यान रखना है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से जो एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है, वो दोनों ही मिलकर हम उसको मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बच गया वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि एनर्जी को कंजर्व करने का हमारा क्या लॉ है, नियम क्या है? एनर्जी को कंजर्व करने का हमारा लॉ है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि हम एनर्जी को ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं यानी कि ख़त्म कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ना ही तो एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो बल्ब है, बल्ब के अंदर जो है, जब हम इस बल्ब को स्विच ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इसके वायर में, वो कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में। यानी कि हमने इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बल्ब जलाया, तो जो वायर में थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, और जो बल्ब जला उसके बाद उसमें कौन सी एनर्जी दी? उसने लाइट एनर्जी। सेम वे में जो फ़ैन है, फ़ैन का जब हम स्विच ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वायर में थी वो एनर्जी किस में बदल जाएगी? फ़ैन मूव करना शुरू कर देगा तो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। एंड द लास्ट वन इज़ मूविंग कार। जो कार के अंदर केमिकल्स थे, फ्यूल था, उसके अंदर केमिकल एनर्जी थी, तो वो केमिकल एनर्जी जब हम इसको कार का इंजन ऑन करेंगे तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि कार हमारी मूव करना शुरू कर देगी। तो इस तरह से हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिर्फ चेंज कर सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को बिगाड़ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच।